जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 39। आज के लेक्चर में हम एक टाइप ऑफ रिस्क सीखने जा रहे हैं, बिजनेस रिस्क। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर की होम असाइनमेंट हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखे थे। आपको असाइनमेंट दी गई थी, उस असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में स्किल टेस्ट की गई थी आपकी कि क्या आप गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, और उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी वो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन थी, यानी डिस्क्रिप्टिव भी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी। ऐसा ही है। okay. तो एक स्किल आपकी ये टेस्ट की गई कि क्या आप गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई करने के काबिल है कि नहीं। इसमें कितने स्टूडेंट्स ने 80% या उससे ज़्यादा सोल्यूशन ठीक अटेम्प्ट कर लिया, 80% या उससे ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। यानी अगर फर्ज कीजिए 7 रिस्क थे तो 5 आइडेंटिफाई कर लिए, 5 या उससे ज़्यादा। ओके, ठीक है ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट तो किया लेकिन 50% से कम रिस्क आइडेंटिफाई कर सके, सिर्फ 50% से कम, इक्का दुक्का। ओके ओके। दूसरा क्वेश्चन था जो उसमें आपसे रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करवाए गए थे, रिस्क आपको दे दिए गए थे। स्किल टेस्ट क्या की गई थी उसमें आपके, क्या आप ये बताएं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ये रिस्क किस कंपोनेंट से रिलेट करता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या डिटेक्शन। कितने इसमें थे? 10 थे रिस्क। कितने स्टूडेंट्स ने 8 या उससे ज्यादा टाइप से सही क्लासिफाई कर ली? 8 या उससे ज्यादा, बेहतरीन बेहतरीन। और कितने स्टूडेंट से 50% से कम एक्यूरेसी लेवल था? कोई भी नहीं, एक बस। बस चले ठीक है, ये भी इक्का दुक्का, इक्का दुक्का। ओके चले ठीक। इसका मतलब है रीजनेबली आप ये स्किल सीख चुके हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर कभी आपसे पूछे कि कंपोनेंट ऑफ रिस्क बताओ तो आप कंपोनेंट ऑफ रिस्क भी बता सकते हैं। ऐसा ही है। ओके हाँ, जो प्रोसीजर हैं वो थोड़ा हमारा एरिया वीक है। यानी अगर रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमसे प्रोसीजर पूछे तो हर रिस्क का शायद एक आधा प्रोसीजर तो हम बता सकें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बता सकेंगे। ठीक है। और इक्का दुक्का रिस्क ऐसे भी होंगे जिसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं हम बता सकेंगे, इक्का दुक्का रिस्क ऐसे भी होंगे जिसमें हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसीजर भी बता सके। ठीक है, जैसे वो गोइंग कंसर्न वाला था, वो चूंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बता सकते। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, रिस्क असेसमेंट करते हुए गोइंग कंसर्न को सबसे एंड पे असेस करना है आपने, स्टार्ट में नहीं करना। आपका पहला रिस्क नहीं होना चाहिए गोइंग कंसर्न का रिस्क, आखिरी रिस्क होना चाहिए। ये असूल याद रखिएगा, क्योंकि एंड पे ओवरऑल सिचुएशन को सामने रख के फिर हम एनालाइज करते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न रिस्क राइज होता है या नहीं होता। तो गोइंग कंसर्न का रिस्क आपका पहला नहीं आखिरी रिस्क होना चाहिए, इसको लिख लें। ठीक है, गोइंग कंसर्न के बारे में सोचना तो है लेकिन पहले नहीं। चलिए, अब जो क्वेश्चन थे इनमें से कोई क्वेश्चन आपका हो, जो होम असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए मेरे भाई। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में कोई क्वेश्चन, फिजिकल क्लास में कोई क्वेश्चन हो, जी शाबाश पूछिए। हाँ हाँ, ये सुन लीजिए, ये सर शाबाश। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क हमने कंसेप्ट सीखा था, ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन, इसमें उसने लास्ट जो हमें आइटम पूछी थी वो था कि एबीसी कंपनी लैक्स सफिशिएंट कैपिटल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, यही था ना। ये तो आपको पता चल गया होगा रिस्क कौन सा इसमें इन्वॉल्व है, गोइंग कंसर्न। अब पैसे नहीं है बिजनेस चलाने के, भाई यही कह रहा है, और बिजनेस चलाने के पैसे नहीं तो कौन सा रिस्क है। अब सवाल यह है कि गोइंग कंसर्न इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क के डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि पैसे अरेंज ना कर पाना मैनेजमेंट की मजबूरी है, ये शायद कंट्रोल रिस्क होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। ये गोइंग कंसर्न का रिस्क जितने भी हैं वो याद रखिए इनहेरेंट रिस्क।
गोइंग कंसर्न का रिस्क जब भी आएगा वो कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क होगा। जैसे गोइंग कंसर्न के फैक्टर, लेबर का डिस्प्यूट, लेबर ने हड़ताल कर दी, गोइंग कंसर्न का रिस्क है ना, ये कौन सा रिस्क? इनहेरेंट रिस्क। तो गोइंग कंसर्न एक इनहेरेंट रिस्क है, सिंपल इतना याद रखें बस। ओके, और कोई क्वेश्चन? जी साहब। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट मेक अ मेजर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे गोइंग कंसर्न की वजह से आया, अगर यहाँ पे गोइंग कंसर्न की वजह से आया इनहेरेंट रिस्क, ये मेरे ख्याल में तो कंट्रोल रिस्क नहीं आता। कौन सा टेक्नोलॉजी? अच्छा देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, न्यू टेक्नोलॉजी आने से आपकी जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं जो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही होती हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है, मार्केट में उनकी डिमांड कम हो जाती है। ये कौन सा रिस्क होगा? इनहेरेंट रिस्क है। फैशन चेंज होना, टेक्नोलॉजी चेंज होना, ये हर बिजनेस में इनहेरेंट है, खास तौर पे उन बिजनेसेस में जिनमें टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स में जो कंपनी डील करती है उनमें इन्वेंट्री का ऑब्सोलीट होना इनहेरेंट रिस्क है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 23 में टर्नओवर रेशो से बी कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 में आपको टर्नओवर रेशो से ही करना चाहिए, बी नहीं। ठीक है, सोल्यूशन डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने क्या सिखाया आपको, जैसे मैंने आपको क्लास में सिखाया आपने वैसे करना है। ठीक है, वो सोल्यूशन में इसको डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? रेशो से, टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे ना एक एक करके मुझसे ना पूछिएगा। अगर बाकी और किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटर्स की रिस्क असेसमेंट की हुई है उसने, हालांकि क्वेश्चन में सेल्स थी और टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते थे, तो आपने क्या करना है? टर्नओवर रेशो से कैलकुलेट करना है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, एक दाव था पहले, आई कैप नहीं खेलता था, वो दाव खेलता है। तो अब चूंकि तो उसका इलाज क्या है उस दाव का, कि डायरेक्ट कंपैरिजन ना करें, रेशो के जरिए से कैलकुलेशन करें, इसीलिए आपको ये बताया गया। ठीक है जी, अब वो क्या है दाव, वो उसको छोड़े बस आपका मसला हल हो जाएगा। टर्नओवर रेशो से हमेशा कैलकुलेशन करनी है आपने, और असूली तौर पे होना भी ऐसे चाहिए। नहीं, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 में सेल कम हो रही है कंपैरेटिव के साथ से कंपैरिजन, तो इसकी क्या रिस्क हो सकता है? ये भाई बताएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट का? सेल कम हो रही है, कंपैरेटिव ईयर के साथ कंपेयर किया हमने, सेल इस साल कम हो रही है, क्या रिस्क हो सकता है? कंपनी को प्रेशर हो सकता है कि उसने सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी सेल को बढ़ाने, इंक्रीज कर सकते हैं भाई, वो तो ऑलरेडी डिक्रीज है। खुदा क्लब क्लब के एक बात कही हुई है, रिस्क किस तरफ लेके जाना है, फिर ना सुनते हैं ना उसके ऊपर अमल करते हैं। ये बहन जी बताएंगे। हाँ जी भाई, इन्वेंट्री नहीं, डिक्रीज इन सेल में मैंने क्या बोला हुआ है? इंक्रीज इन सेल में अक्रंस का रिस्क है, डिक्रीज इन सेल में क्या बोला हुआ है? इन्वेंट्री की तरफ लेके जाओ भाई, फिक्स एसेट की पेमेंट की तरफ लेके जाओ मेरा भाई। लिख लेना कहीं पे, लिख ले, भूल जाती है चीजें, ए सुपरमैन भूल जाती है चीजें। डिक्रीज इन सेल का रिस्क किसकी तरफ लेके जाना है? इन्वेंट्री की तरफ। इंपेयरमेंट ऑफ पीपी की तरफ। इन्वेंट्री नहीं ना बिक रही, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी। हैरान ऐसे हो रहे हैं जैसे पहली दफा डिस्कस नहीं, मैंने डिस्कस नहीं किया क्लास में। डिक्रीज इन सेल जो होगी, डिक्रीज इन सेल ही है ना, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ डिक्रीज है, तो इन्वेंट्री की एनआरवी का मसला है और एसेट्स की इंपेयरमेंट का प्रॉब्लम है। हाँ जी, इंपेयरमेंट का यही बताया हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी जब डेटर्स में रिस्क हो, यानी डेटर्स बढ़ रहे हो, तो हम कहते हैं रिस्क है कि अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं की गई होगी, क्योंकि डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, कलेक्शन में अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड। तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क भी तो है। देखिए, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट की टर्म ना पुरानी टर्म है ये। हाँ जी, ये उस वक्त होती थी डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच। डायरेक्शनल टेस्टिंग अप्रोच में सिर्फ दो तरह के रिस्क हम देखते थे, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, ये ओल्ड टर्म है, हालांकि ये ज्यादा बेसिक या क्लैरिटी देती है आपको,
यानी समझना ना, बिगिनर के लिए अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के लफ्ज से रिस्क को समझना आसान होता है, लेकिन अब वो पुरानी ऑब्सोलीट हो चुकी है अप्रोच। उसमें सिर्फ किसी भी एरिया को दो एंगल से चेक किया जाता था, बाकी और एंगल्स ओपन होते थे, उसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड होता था, तो हमारी अप्रोच उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। अब फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने अप्रोच को कम्प्रीहेंसिव कर दिया। अब ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, तो कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं? असर्शन टेस्टिंग अप्रोच। तो ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट समटाइम हम बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आपने असर्शन लेवल पे रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। इसीलिए असर्शन में ओवर स्टेटमेंट रिस्क लिखने की बजाय बेहतर क्या है? अकरस, यानी असर्शन की लैंग्वेज। ओवर स्टेटमेंट असर्शन नहीं है, अंडर स्टेटमेंट असर्शन नहीं है, इसलिए ओवर स्टेटमेंट की बजाय वर्ड अकरस यूज करना चाहिए इनकम स्टेटमेंट, और अंडर स्टेटमेंट की बजाय वर्ड कंप्लीटनेस यूज करना चाहिए। हाँ, डेटर्स के लिए एक्यूरेसी, वहां पे एग्जिस्टेंस आ जाएगी, शाबाश। तो बजाय ये कि आप ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर का रिस्क बताएं कि डेटर्स फेक रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसके बजाय एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर्स का रिस्क बताएं, असर्शन की लैंग्वेज में यूज करें। मतलब इसका भी वही है कि जो डेटर रिकॉर्ड हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। क्लियर हो गया ये? तो ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट भी हालांकि एक्सेप्टेबल टर्म है, गलत नहीं है, लेकिन ये असर्शंस स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ आप असर्शन स्पेसिफिक टर्म यूज करें रिस्क में, ताकि जब आप बाद में प्रोसीजर वाले चैप्टर पे जाएं तो दोनों की लिंकिंग आराम से बन जाए, आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस रिस्क के लिए कौन सा प्रोसीजर एलिमेंट है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट भी असर्शन लेवल पे हो रही होगी और प्रोसीजर भी आपके असर्शन लेवल पे हो रहे होंगे। रिस्क में असर्शन को मेंशन करते हैं ना, आपने जितने क्वेश्चन के देखे ज्यादातर में करते हैं, इक्का दुक्का जिसमें नहीं होती या जिसमें हमें याद नहीं आता कि कौन सी, वहां पे हम छोड़ देते हैं, वरना नॉर्मली कोशिश होती है रिस्क के साथ असर्शन मेंशन करें। और जब आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही देखेंगे कि हर प्रोसीजर के साथ असर्शन मेंशन है, होनी भी चाहिए। और कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं? आज का टॉपिक करें स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रिस्क, तो क्या एक्सप्लेन भी करना है? यस ऑफ कोर्स। 7 नंबर है, सिर्फ हेडिंग देने के तो 7 नंबर नहीं देगा। सर एक क्वेश्चन होता है इसका, मैक्सिमम वो कह रहा है कि 8 आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, मैक्सिमम अभी जो आपने एसएससी के क्वेश्चन कराए थे उसमें 13 थे, हम बड़ी मुश्किल से 7-8 पे जाते हैं। क्वेश्चन इनका ये है कि सर रिक्वायरमेंट में उसने अगर 8 रिस्क मांगे हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में समटाइम ज़्यादा रिस्क होते हैं, लेकिन हमारे बड़ी मुश्किल से 8 रिस्क पूरे होते हैं। इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से आप क्वेश्चन को पूरा कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, नॉर्मली आई कैप हो सकता है आपको मार्जिन ऑफ एरर ना दे, एसीसी वाला मार्जिन ऑफ एरर देता है। 8 पूछे 10 रिस्क तो कम से कम होंगे। आई कैप समटाइम मार्जिन देता है, समटाइम नहीं देता, तो ये नेचुरल होता है। देखें, अगर मैंने आपको 8 रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहा और क्वेश्चन में है ही 8, तो आप 6 या 7 आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये नेचुरल होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप 8 पे पहुंच जाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ 2 दिन हुए हैं केस स्टडी के रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिस करते हुए। 2 दिन में अगर आप 70% रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, 2 दिन ही हुए आप में, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। अब मजीद प्रैक्टिस करते जाए, आपको पता चलता जाएगा कि मजीद कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप, मैं अभी चाहूँ तो आपको एक ऐसी होम असाइनमेंट केस स्टडी में दे दूँ, 10 में से आप सिर्फ 2 रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो CFAB लेवल की केस स्टडी इकट्ठी करता हूँ, हर केस स्टडी में 1-1, 2-2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि CFAB वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट होते हैं, वो निकाल के आपके सामने रख दो। तो असल में आपको स्टेप बाय स्टेप उस लेवल तक लेके जाना है जिस लेवल पे आई कैप पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी आप 70% तक पहुंच गए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस से मुतमिन हूँ। ठीक है, अभी मजीद कुछ नए रिस्क भी आएंगे। ठीक है, परेशान ना हो। अभी ऐसा, अभी आपको 2 प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। नंबर 1, कुछ नए रिस्क आएंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ये भी रिस्क था। ठीक है, एक वैसे में उसने कहा जी सोने की कीमत बढ़ रही है, तो क्लाइंट ने जो है वो सोना खरीद के रख लिया। अब इसमें क्या रिस्क है, आपने नहीं पढ़ा। एक केस स्टडी में उसने कहा बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं पढ़ा ना आपने। इस तरह का रिस्क जब आएगा, ये तो है थोड़े कम्प्लेक्स हो गए हैं,
CFAP लेवल के, इस तरह के आप कुछ भी परफॉर्म नहीं, लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना। हर नया रिस्क आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दफा आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद दोबारा वो रिस्क केस में आया और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई नया रिस्क आपके सामने आता है, आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये कोई आप देख के परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि एक टॉपिक अगर आपने कर लिया ना, तो फिर दुनिया का हर रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आपको कर लेना, ऐसी बात नहीं है। वो जब भी कोई नया रिस्क आएगा, आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि आपने सीखा नहीं। लेकिन जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम अगर वो रिस्क आया तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। असल में आपसे यही रिक्वायर्ड है। और याद रखिए, अगर इस वक्त भी एग्जाम का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लिए चले जाए ना, तो 60 to 70% रिस्क अभी आज के दिन भी अगर आप एग्जाम आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये प्रोग्रेस बहुत अच्छी है 2 दिन में। अब वहां से 90% तक कैसे जाना है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाएं, नए नए रिस्क आपके सामने आते जाएंगे, आपने सीखते जाना है। याद रखें, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई एक क्वेश्चन करते हैं और वो सारे का सारा ठीक होता है, आपको ये अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मेरी तैयारी अच्छी हुई है। टीचर से पूछे, टीचर कहेगा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने कोई नई चीज नहीं सीखी। सोचें, मैं आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर दे दूं जो आपने ऑलरेडी रिस्क पढ़े, आप कहेगा, आपको ये लगेगा मैं ऐसे क्वेश्चन दे सकता, आपका फॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मैं इजी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, आप करते जाएंगे, टैली होते जाएंगे, रिस्क मैच करते जाएंगे, आप कहेंगे सर बस बस बहुत हो गया, बहुत प्रैक्टिस कर ली, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस फॉल्स है। फॉल्स कॉन्फिडेंस कैसे है? आई कैप में जाके उस लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। मैं चाहता हूं आई कैप के थोड़ा सा लेवल जरा अप रख ले, आपका कॉन्फिडेंस हल्का फुल्का शेक होता रहे, वो मुझे वारा खाता है, मतलब वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। कि आपके सर जी सारे रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, 10 थे 8 मुश्किल से पूरे हुए, 8 थे 6 हुए मुश्किल से पूरे, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें नई चीजें सीखते रहेंगे, आपको टेंशन लगी रहेगी, नई चीजें सीखते रहेंगे। तो इसलिए जब कभी नया क्वेश्चन आए, उसमें कोई नया रिस्क आइडेंटिफाई हो, 8 रिस्क थे 6 आइडेंटिफाई कर लिए, 2 आइडेंटिफाई नहीं किए, तो समझ ले ये आपके लिए लर्निंग का मौका है। वो जो 2 नए रिस्क हैं उनको अपने नोट्स में ऐड करें, उनको अपने वोकैबुलरी में, नॉलेज में ऐड करें, ये गुड थिंग है। आपका क्वेश्चन में कोई नए रिस्क आना गुड थिंग, आपकी तैयारी का लेवल अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, मैं जब स्टूडेंट था तो कोई भी क्वेश्चन करता था ना, तो मैं ये जरूर देखता था इसमें कौन सी कमी बेशी है। जो कमी बेशी होती थी उसको अलग एक मेरे पास नोटबुक होती थी, मैं शायद पहले भी बताया है, उसमें मैं नोट कर लिया करता था। आइंदा कभी ये BRS में ये आइटम आ गई है, मुझे नहीं पता था किधर जानी है, कैश बुक में जानी है या कि BRS में आनी है, तो लिख दिया बैंक का एरर हमेशा BRS में जाएगा, नई चीज थी, लिख दिया। आइंदा जब कभी आएगा मुझे पता चल गया क्या करना है। रिवीजन में भी वो काम आ जाती है चीजें। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जिस इसी तरह रिपोर्ट हर केस स्टडी में इसी तरह, थ्रेड में भी इसी तरह हो सकता है कोई नई केस स्टडी आए, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, तो वो आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं, अच्छी बात है कि ये आप इससे आपका नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, आपको आप एक स्टेप आगे हैं अब पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये गुड थिंग। एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, एग्जाम में कोई नया रिस्क नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस करते हुए होम असाइनमेंट में नया रिस्क आता है, गुड थिंग है। एग्जाम में आता है, ये बैड थिंग है। और अगर प्रैक्टिस में आप नए रिस्क को सीखते जाएंगे ना, एग्जाम में इंशाल्लाह नया रिस्क नहीं आएगा, पक्की बात है। एग्जामिनर अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करता है पेपर में, लेकिन वो भी एक सेट पैरामीटर के मुताबिक है, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर रह के उसने अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना है। वो आपको नहीं अंदाजा, वो टीचर्स को अंदाजा होता है। तो आप बेफिक्र हैं, आपने हर क्वेश्चन, देखिए मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि क्लास में हर रिस्क मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं, हमारे वॉल्यूम 2 में जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह जो ICAP की केस स्टडी होगी मोर देन 90% आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस खुद से करते जाना, खुद से करते जाना। क्लियर? तो अगर आप कोई नया क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उसमें कोई फर्ज कीजिए 1-2 नए रिस्क आए, तो आप परेशान हो जाएंगे क्या खुश होंगे? खुश होंगे। क्या शुक्र है एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया, पहले आ गया, मुझे पता चल गया कैसे इसको डील करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठक ठक छाप दूंगा इसको। खुश होना। ओके, चलिए जी, और कोई क्वेश्चन मेरे भाई? तो भाई नया रिस्क आ जाए तो परेशान नहीं होना यार, ये भाई, हाँ जी, सीखें उसको, आगे चले। और कोई क्वेश्चन?
चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा लतीफ़ा आपके लिए हो जाए। आज सैटरडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास रखी हमने, ठीक है, तो कुछ थोड़ा आपके मनोरंजन का इंतजाम हो जाए। चाय हो जाए चाय, क्या दें चाय, खुश कर दिया, बिस्किट भी, एक कप में। आपकी तालियों से मेरा रिस्क बढ़ गया है, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। चाय हो जाए मेरे लिए एक कप, इतना शुक्र है तालियां। ये है रिस्क असेसमेंट। ये क्या है? रिस्क असेसमेंट। अच्छा लतीफ़ा सुन लें। अच्छा लतीफ़ा ऐसा है कि या तो आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो आपको उसके ऊपर हंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो मकसद भी नहीं है, ठीक है, मकसद तो कुछ और है, वो तो आपको है वैसे क्लास में पढ़ाई के अलावा कोई भी बात करे अच्छी लगती है। तो मेरा ख्याल है शायद आपकी हंसी निकल ही जाएगी, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश कीजिएगा। एक आदमी का गधा गुम हो गया, बड़ा ढूंढा नहीं मिला, इधर उधर देखा, इधर किधर बैठा हुआ है, कहीं नहीं मिला, ठीक है। दो इधर उधर रिश्तेदारों के घर, मोहल्लेदारों को पूछा किसी ने देखा, नहीं देखा। शाम को उसका एक दोस्त आया उससे मिलने, कहने लगा यार सारा दिन मैं बड़ा परेशान हूं, तुम किधर थे? उन्होंने कहा सीए की क्लासेस ले रहा था, लाइब्रेरी बैठा पढ़ रहा था, अब आया हूं। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे अंदर ऑडिटर की रूह है, मेरे मसले का हल करो, मेरा गधा गुम हो गया है, ढूंढो। उसने सोचा, उसने कहा अच्छा मुझे आधा घंटा दो। सोचा और एक जगह पे गया, वापस आया, गधा उसके साथ था। दोस्त बड़ा हैरान, सारा दिन मैं गधा मेरा है, सारा दिन मैं ढूंढता रहा हूं, मुझे नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला? वो कहने लगा मैंने सिर्फ ये सोचा अगर मैं गधा होता तो कहां जाके छुपता, जहां जाके छुपता वहां गया, गधा वहीं पे छुपा हुआ था। तो मुझे बताइए ये छुपे हुए गधे ढूंढने के लिए क्या गधा बन के गधे की तरह सोचना चाहिए कि नहीं? बताइए, छुपी हुई अगर किसी बंदे ने फ्रॉड किया है, अगर मिस स्टेटमेंट की है, क्या उसकी तरह बन के सोचना चाहिए कि नहीं, ताकि फ्रॉड मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सके। अच्छा मुझे बताइए, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर फर्ज करें कोई गड़बड़ की हो, तो हमने उस गड़बड़ को ढूंढना है। ओनर है फॉर एग्जांपल, या जो बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं, जो बिजनेस को रन करने वाली मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करती है? बिजनेस को रन करती है। क्या मैनेजमेंट का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है कि पूरे बिजनेस को रन करना है? बिजनेस को रन करना है। मुझे बताइए, मैनेजमेंट है वो बिजनेसमैन, ओनर है बिजनेसमैन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है, तो क्या हमें बिजनेसमैन बन के सोचना चाहिए कि नहीं, कि अगर मैं बिजनेसमैन होता इन हालात में मैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर फेर करता? अगर मैं बिजनेसमैन होता और मेरे ऊपर प्रेशर होता बैंकर्स का कि भाई लोन उस वक्त देंगे अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट और एसेट शो होंगे, तो फिर उस सूरत में बिजनेसमैन क्या करता? उस सूरत में बिजनेसमैन प्रॉफिट को ओवरस्टेट करता, एसेट को ओवरस्टेट करता। मुझे बताइए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ढूंढनी है हमने, अपना नॉर्मल तरीका तो चलाएं, सो चलाएं, क्या बिजनेसमैन की तरह बन के भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। यही है लेसन आज के लेक्चर का, कि अगर आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, अगर आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, तो बिजनेसमैन की तरह बन के सोचो। बिजनेस रिस्क जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं बिजनेसमैन ने, या देखो बिजनेस को कौन से रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उन बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क भी निकल आएंगे। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? क्या हमें बिजनेसमैन की तरह बन के सोचना चाहिए कि नहीं, ताकि पता चले बिजनेसमैन की सोच क्या है। अगर बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ करना चाहते हैं तो कैसे करेगा? भाई सोचना, छुपी हुई मिस स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए जो बिजनेसमैन ने, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट छुपाई है, उनको ढूंढने के लिए क्या बिजनेसमैन की तरह बन के सोचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए। इसीलिए याद रखें
कि हम फिर बिजनेस रिस्क को भी कंसीडर करते हैं। अपना नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारे होते हैं वो तो चलाते ही चलाते हैं। एक एक्स्ट्रा समझ लीजिए स्किल क्या है कि अगर आप कंप्लीट ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना, हालांकि इंक्वायरी से भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे ऑडिट रिस्क, ऑब्जर्वेशन से भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इंस्पेक्शन से भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर से भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन की तरह बन के सोचेंगे, अगर आप बिजनेस रिस्क को सामने रखेंगे, तो उसमें से भी क्या ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि नहीं? यही है मैसेज आज, और कुछ भी नहीं, बाकी सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं। मैसेज क्या है कि रिस्क की बहुत सी टाइप्स थी, आपको याद है बताया था। एक था बिजनेस रिस्क, तो हमने बिजनेस रिस्क को भी सामने रखना है, बिजनेस रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना है। किस लिए? इसलिए कि बहुत से बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। क्या? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। दूसरा होता है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तीसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चूंकि बिजनेसमैन के तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अक्सर जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना भी तो है। तो इन शॉर्ट हमें क्या बिजनेस रिस्क को भी कंसीडर करना चाहिए। हम हैं ऑडिटर, भाई ऑडिटर ऑडिटर है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने कभी ऑडिटर बन के नहीं सोचा, ना ही उसे सोचना चाहिए। क्या ऑडिटर को बिजनेसमैन बन के सोचना चाहिए? क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत से बिजनेस रिस्क, अक्सर बिजनेस रिस्क क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं, तो वो ऑडिट रिस्क में भी कन्वर्ट होते हैं, उनकी वजह से ऑडिट रिस्क भी अराइज होता है। ये जहन में रखिएगा। प्रैक्टिकली सारे बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। हर बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क का बायस नहीं बनेगा। सिर्फ वही बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं वो बिजनेस रिस्क भी हैं और ऑडिट रिस्क भी हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल्स तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन खुद भी पढ़ लेंगे। कंसेप्ट क्या है कि एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उसके कितने ऑब्जेक्टिव हैं। बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेसमैन, बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन सा? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, यानी प्रॉफिट। दूसरा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और तीसरा प्रिपरेशन। अब देखिए, कोई भी पर्सन काम करता है ना, उसमें रिस्क है। आप रोड क्रॉस करते हैं, उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? एक्सीडेंट हो सकता है, हर काम में रिस्क है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जो है वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? फेल हो सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, रिस्क है। क्या नुकसान हो सकता है? रिस्क हर एक्टिविटी में रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन रिस्क है क्या? रिस्क है हर वो नेगेटिव चीज, हर वो एडवर्स इवेंट या कंडीशन, हर वो नेगेटिव चीज जो आपके मकसद को पूरा होने से रोके, जो आपके मकसद में हर्डल क्रिएट करे, वो है रिस्क। अब आपके ख्याल में क्या बिजनेसमैन को कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ता होगा बिजनेस चलाते हुए? करना पड़ता? जरा बताइए, मैं चाहता हूं एग्जांपल आप दीजिए। एक टिपिकल बिजनेसमैन को बिजनेस चलाते हुए कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं, बताइए जरा, शुरू हो जाए। एक जी, कंपेटिटर का, नया कंपेटिटर आ जाए, रिस्क है, हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। न्यू लॉस की कंप्लेंट, न्यू लॉ आ गया तो प्रॉब्लम है क्या? अगर उसकी वायलेशन की तो पेनल्टीज देना पड़ेंगी। गुड्स आउटडेट हो सकती हैं। गुड्स आउटडेट हो गई तो हमारा सारा जो स्टॉक है वो यूजलेस हो जाएगा। सप्लायर अच्छी क्वालिटी का सप्लायर अगर गुड क्वालिटी का माल सप्लाई नहीं करेगा तो कस्टमर्स में हमारी रेपुटेशन इफेक्ट होगी। सप्लाई लाइन में डिसरप्शन आके हमारे ऑपरेशन रुक जाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन अगर पुअर हुई
तो फिर इसका मतलब है हमारी सेल भी कम होगी और जिन लोगों को ऑलरेडी हमने सेल की हुई है उनसे कलेक्शन भी मुश्किल आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और कुदरती आफात आ सकती है और अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल डिजास्टर, फायर, जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो सकता है। शाबाश। इसके अलावा फैशन चेंज हो सकता है जिसकी वजह से हमें अपनी प्रोडक्ट जो है ओल्ड प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके न्यू डिजाइन डेवलप करना पड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए अब आपके अंदर ना एक आना चाहिए, आपने सुना होगा ना मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर। हाँ, वो चाहिए। ये डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर चाहिए? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? हाँ, एक बंदे के अंदर दो शख्सियत, वो चाहिए। वो हमारे ऑडिटर, आम लोगों के लिए बुरी चीज है। ऑडिटर आपको पता है बुरी चीजें किसने करना पड़ता है, प्रोफेशन है। आपने एक ही वक्त में बैठे बैठे बिजनेसमैन बन के सोचना है और फिर उसी वक्त बैठे बैठे ऑडिटर बन के भी सोचना है। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर, किसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा सिर्फ ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो, उसमें या तो आपने वैसे जैसे रूटीन में काम करते हैं वैसे ही करना है, वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी ऑडिटर है। किसी क्वेश्चन में कहेगा बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करो, वहां पे आपने अपना फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा के पूरे बिजनेस पे कर देना है, पूरे बिजनेस पे कर देना है। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए क्या बन के सोचना है? ऑडिटर। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए क्या बन के सोचना है? ये बात समझ आ गई है, इसको पक्का कर लें। अगर बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए ऑडिटर बन के सोचेंगे ना, आपको लगेगा सर वही ऑडिट रिस्क है, वही बिजनेस रिस्क है, समझ नहीं आ रही कुछ। हालांकि सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन बिजनेसमैन किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ऑडिटर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए क्या बन के सोचना है? बिजनेसमैन। ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए क्या बन के, वो नॉर्मल कैरेक्टर है आपका, उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। बिजनेसमैन बन के, अच्छा बिजनेसमैन की सोच क्या होती है? ऑडिटर की सोच होती है स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूंकि हिस्टोरिकल पास्ट की ट्रांजैक्शन होती है, तो ऑडिटर की सोच होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस्ड, हिस्टोरिक स्पेसिफिक, पास्ट फोकस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस्ड, पास्ट। ये ऑडिटर की सोच है। बिजनेसमैन की सोच क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस नहीं, पूरा बिजनेस फोकस्ड, खास तौर पे कंपनी के ऑपरेशंस, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर क्या सोचेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन कहेगा तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, वो फाइनेंशियल नहीं चाहिए, मेरे ऑपरेशंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे तेरे को ये टेंशन है इन्वेंट्री में एनआरवी की एडजस्टमेंट है कि नहीं, मेरे को ये टेंशन है मशीनरी चलती चलती रुक ना जाए। भाई फर्क समझ रहे हैं सोच का? तो ऑडिटर की सोच क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस्ड और पास्ट फोकस्ड। क्या हुआ है? बिजनेसमैन की सोच क्या है? ओवरऑल कंपनी फोकस, खास तौर पे ऑपरेशंस और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, फ्यूचर में हमारी कंपनी का स्कोप क्या है। क्लियर हुई है बात? ये सोच का फर्क है। ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, सेम फैक्टर याद रखें, बिजनेस रिस्क को भी इफेक्ट कर सकता है, ऑडिट रिस्क को भी। एग्जाम में आपको फैक्टर ही वही देगा जो दोनों को इफेक्ट करते हो। अब मुझे ये बताइए, अगर आप बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन की सोच और ऑडिटर की सोच में फर्क बताने जा रहा हूं आपको। फैक्टर सेम होगा, सोच फर्क होगी। बिजनेस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑडिटर क्या सोचेगा? ये एंड पे जो फॉरेन करेंसी का रेट वो हुई है कि नहीं, ट्रांसलेशन हुई है कि नहीं। बिजनेसमैन के लिए भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में रिस्क है, लेकिन बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसलेशन हुई है। कि बिजनेसमैन क्या सोच रहा है? यार कहीं एडवर्स फ्लक्चुएशन ना हो जाए, एडवर्स फ्लक्चुएशन ना हो जाए,
मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ऑडिटर को इस चीज से गर्ज नहीं है, फोकस सुने देखें। ऑडिटर कहता है भाई फॉरेन करेंसी कम हो या ज्यादा हो, हमने ये देखना है कि करेक्ट रेट पे क्लासिफिकेशन हो। जबकि बिजनेसमैन की सोच क्या है का हाँ कम ना हो जाए, वरना मुझे पैसे कम, अगर इंपोर्ट है तो पैसे ज्यादा ना देने पड़े, एक्सपोर्ट है तो मुझे पैसे, यानी बिजनेसमैन सोचेगा एडवर्स फ्लक्चुएशन ना हो। और राइटर क्या सोचेगा, कहेगा फ्लक्चुएशन जो मर्जी हो, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो जाए। सबसे बड़ी एग्जांपल, बिजनेस डूब भी रहा होगा ना, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट में बनी है। एक्सट्रीम केस, गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट, फाइनेंशियल, बिजनेसमैन क्या रो रहा होगा, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया, मेरा कुछ पैसे नहीं है। बिजनेस रिस्क ये है गोइंग कंसर्न का। ऑडिटर क्या बोलेगा, ऑडिटर कहेगा नहीं मुझे तो एक ही टेंशन है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने, बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं। फर्क समझ रहे हैं? लेकिन बिजनेस रिस्क चूंकि अल्टीमेटली बहुत से बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं, इसीलिए आपको ये स्किल सिखाई जाएगी कि आप गिवन इंफॉर्मेशन में से बिजनेस रिस्क भी आइडेंटिफाई करें, और फिर उस बिजनेस रिस्क का सिंपल रूल क्या है आपने देखना है। मैं बिजनेसमैन होता, मैं ये बिजनेस कर रहा होता, इस इंफॉर्मेशन से मैं खुश होता कि सैड होता। बिजनेस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, मैं इससे खुश होता या सैड होता। सैड होता तो बिजनेस रिस्क है, और फिर उसी रिस्क को एक्सप्लेन करके आपने फिर ऑडिटर बन के सोचना अगले कॉलम में कि एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर हुई है बात? रिवैल्यूएशन की एग्जांपल लीजिए। अगर रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं एसेट्स की, बिजनेसमैन का रिस्क क्या है कि मार्केट वैल्यू डाउन ना हो जाए, मार्केट वैल्यू डाउन ना होगी। और ऑडिटर का रिस्क क्या है, हाँ ओवरस्टेट तो नहीं कर दिया, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन तो नहीं कर ली। अब बिजनेसमैन को इससे गर्ज नहीं है वैसे प्रैक्टिस कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन होती है कि नहीं, उसे इससे गर्ज है भैया वैल्यू डाउन ना हो जाए। ऑडिटर को इससे गर्ज है भाई वैल्यू डाउन हो या अप हो, में से कोई टेंशन नहीं है, जो भी वैल्यू है सरकार सही करे। तो बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आ रहा है आपको? चलिए आइए इसे अब कुछ एग्जाम्पल, थ्योरेटिकली तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। होगा कि एग्जाम में उसने आपको केस स्टडी दी होगी, केस स्टडी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसी आपने पढ़ी है। रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको केस स्टडी दी होगी, वैसे ही जैसी आपने केस स्टडी पढ़ी है। ठीक है, कि उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा, उसने लिखा होगा आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड रिस्क। तो आज का मतलब है आपने हर इंफॉर्मेशन में दो चीजें लिखनी है। हर रिस्क जो सामने आएगा उसे पहले बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। इसको, इस स्किल के लिए बहुत सी एग्जांपल्स हमने इकट्ठी की हैं पास्ट पेपर में से, और ये एग्जांपल्स आपके सामने रखती हैं। इसमें कैटेगरी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सिंपल यही है कि आप बहुत से रिस्क एक जगह पे देख के परेशान ना हो जाए कि सर इतने ज़्यादा रिस्क, तो उसके छोटे छोटे हमने मॉड्यूल्स बना दिए कि अभी ये पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे बाद दूसरा पढ़ लीजिएगा, और फिर अगले घंटे बाद तीसरा, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। क्लासिफिकेशन कोई कंसेप्ट नहीं, यानी ये जो कैटेगरी है 1 2 3, ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा थोड़ा करके आप कर लें, एक ही दफा थक ना जाए, और कोई मकसद नहीं है क्लासिफिकेशन। ये है फैक्टर काजिंग रिस्क, ये आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर तो उसने सिर्फ बोला है ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने को, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यही। अगर मैं आपसे कहूं ना कि बिजनेस रिस्क रहने दो, सिर्फ इसका ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर दो, तो आपको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी इस काबिल हैं, मोर देन 80% ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे मकसद क्या है, बिजनेस रिस्क आपको बताना कि इंफॉर्मेशन से बिजनेस रिस्क कैसे राइज होगा और ऑडिट रिस्क कैसे राइज होगा। सुनिए, सबसे पहला क्या है, स्लो मूविंग स्टॉक, ओल्ड इन्वेंट्री। इसमें बताइए ऑडिट रिस्क कौन सा राइज होता था, वो देखिए वही ऑडिट रिस्क लगभग। इन्वेंट्री में भी ओवरशिप व्हेन आरबी इज लोअर द कॉस्ट एंड नो राइट डाउन इज रिकॉर्डेड।
अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, रिस्क तो वही है, वैल्यूएशन ऑफ एनआरवी का। अब जरा बिजनेसमैन बन के सोचें, बिजनेसमैन बन के सोचें, बिजनेसमैन है, इन्वेंट्री जो है वो नहीं बिक रही, बिजनेसमैन क्या रिस्क है, कह रहा है इन्वेंट्री में नॉट सेल ऑन टाइम, इट लूजेस वैल्यू, बिकम्स आउटडेटेड, आर रिक्वायर्स डिस्काउंटिंग। एक चीज नोट करनी है आपने। अब 2-3 ना टिप्स हैं। पहले टिप ये है कि अगर कभी बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क दोनों आपको आइडेंटिफाई करने को कहे, पहले ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर ले, वो आसान है, फिर बिजनेस रिस्क करें, ठीक है, वो एक थोड़ा इजी फील करता है बंदा ऑडिट रिस्क, वरना पहले बिजनेस रिस्क को फिर प्रेजेंट ऐसे ही करना है कि पहले बिजनेस रिस्क फिर ऑडिट, प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगी, लिख लें पहले ऑडिट रिस्क बाद में बिजनेस है, क्योंकि ऑडिट रिस्क इजी है। अब असूल सुन लें, मैंने आपको बताया था बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए बिजनेसमैन बनना है, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए ऑडिटर बनना है। ऑडिट रिस्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन होना जरूरी है, एरिया और ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए एरिया और असर्शन का जिक्र होना जरूरी है। गैस कीजिए, बिजनेस रिस्क में एरिया और असर्शन का लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं है, नहीं लिखा होगा। बिजनेस रिस्क में आपने एरिया और असर्शन, क्योंकि बिजनेसमैन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गर्ज नहीं होती, उसे गर्ज होती है अपने ऑपरेशन से, उसे प्रॉफिट से। जब बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करना है तो आपने प्रॉफिट और कंपनी के ऑपरेशंस को सामने रखना है, या एक लफ्ज बोले तो कंपनी के प्रॉफिट को, कि इस चीज की वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ सकता है, ये कैसे कंपनी के लिए नुकसानदेह है। तो बिजनेस रिस्क में एरिया और असर्शंस नहीं आएंगे, ऑडिट रिस्क में एरियाज और असर्शन आएंगे। क्लास में बैठ के आप खाते पीते रहते हैं कि कोई क्लास कैफेटेरिया थोड़ी है, ये क्लास है, कैफेटेरिया थोड़ी है। इजाजत है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। शाबाश शाबाश, चाय में देर है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब का। तो भैया क्या क्या क्या, ये ले मेरा भाई, क्या बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क, मुझे बताइए क्या फर्क सामने आया? बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए क्या बिजनेसमैन बन के सोचना है, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए ऑडिटर बन के। भाई क्या मतलब? ऑडिटर का फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया और असर्शन, बिजनेसमैन का फोकस होता है कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के ऑपरेशंस। तो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए आपने कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है, उसमें एरिया और असर्शन नहीं आएगी, ठीक है। और ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए एरिया और असर्शन। शाबाश भाई, ये बात समझ। जरा देखते हैं क्या यही फॉलो किया है कि नहीं उसने। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेंट्री में नॉट सेल ऑन टाइम, इट लूजेस वैल्यू, बिकम आउटडेटेड, आर रिक्वायर डिस्काउंट, के डिस्काउंट करके बेचनी पड़ेगी। पहली रीडिंग में शायद आप ये चीज नोट ना करते, लेकिन अब नोट करें। ऑडिट रिस्क में उसने एरिया मेंशन किया, उसने असर्शन भी मेंशन की, वैल्यूएशन, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिजनेस रिस्क में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फोकस तरफ नहीं गया। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, नहीं समझे। फिर दूसरे, कस्टमर टेकिंग लॉन्ग टू पे, कस्टमर जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे। अब पहले ऑडिट रिस्क क्या है, ओवरस्टेट प्रोविजन में भी उसका फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑडिटर का मसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बिजनेस रिस्क में क्या है, स्लो रिकवरी सिग्नल्स, वीक क्रेडिट कंट्रोल। कह रहा है इसका मतलब है आपने जो हर एरे गैरे को उधार दे रहे हैं, आपका सिस्टम ठीक नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है। सम रिसीवर में नेवर बी कलेक्टेड। अब फोकस बजाहिर एक ही बात लगती है सब, लेकिन देखिए वो कह रहा है मेरा मसला है कि डेटर्स मुझे पैसे नहीं दे सकेंगे। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं की, प्रोविजन की बात ही नहीं की। उसकी टेंशन क्या है, मुझे डेटर से पैसे नहीं मिल सकेंगे। और यहां पे इसकी टेंशन क्या है, प्रोविजन रिकॉर्ड। उसने प्रोविजन का नाम ही नहीं लिया, उसका प्रोविजन को गोली मारो, मुझे प्रोविजन से लेना देना ही कोई नहीं। मेरा मसला क्या, मुझे पैसे मिलते हैं कि नहीं।
बज़ाहिर देखेंगे दोनों बातें आपको मिलती जुलती नजर आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ वो एक बारीक लाइन ड्रॉ करें कि भैया इसका फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका फोकस बिजनेस और प्रॉफिट है, फिर आपको समझ आएगा कि ये इधर एरिया नहीं जिक्र कर रहा, असर्शन का जिक्र नहीं कर रहा। आगे देखते हैं, अभी भी समझ आई। हाँ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उन्होंने पूछा सर ये जो वीक क्रेडिट कंट्रोल की बात की है, चले बिजनेस रिस्क समझ आता है क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेट करता है ना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पे सेल्स सिस्टम में इंटरनल कंट्रोल वीक है, वो ऑडिट रिस्क में भी तो लिख सकते हैं कंट्रोल, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने लिखवाना भी था आपसे आगे चल के केस स्टडी में, लेकिन चूंकि कंट्रोल वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ाना है ज्यादा, वो नेक्स्ट पढ़ना है, ये 7वें 8वें 9वां है, तो इसीलिए मैं कंट्रोल्स को ज्यादा डिस्कस करने को अवॉइड करता हूं। आपने पिक कर लिया, बहुत अच्छी बात, यहां पे लिखे वो भी लिखे कि वो क्या होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन सेल्स इज वीक। हैवी यूज ऑफ कैश सेल्स, कैश सेल का हैवी यूज है, क्या प्रॉब्लम है इसको? स्टोलन, चोरी हो सकता है या रिकॉर्ड, ये नो ऑडिट ट्रेल एग्जिस्ट, ये काट दें। हालांकि ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ऑडिट ट्रेल से आपको लगेगा ऑडिट क्यों लिखा, वो किसी और वजह से था, लेकिन इसको छोड़ दें। जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल का आएगा फिर बताएं। कैश सेल्स बहुत ज्यादा हैं, बिजनेसमैन का क्या रिस्क है, ऑडिटर का क्या रिस्क है? अरे कहता है ये मसला नहीं है चोरी हो जाए या ना हो, मसला ये है कि चोरी हो जाए तो रिकॉर्ड कर दे। ऑडिटर का मसला क्या है, चोरी हो गया तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। बिजनेसमैन का मसला क्या है, चोरी हो जाएगा। ऑडिटर का मसला क्या है, चोरी हो गया और रिकॉर्ड कर लिया। ऑडिटर का मसला हल, बिजनेसमैन का मसला नहीं हल, समझे? आगे चल, इंश्योरेंस करवा ली जाए, अगर चोरी की इंश्योरेंस करवा, बिजनेस रिस्क खत्म हो गया। हाँ, ऑडिटर रिस्क उधर है। हाँ, अब बल्कि अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है, ऑडिटर का रिस्क पता नहीं है रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो दोनों का पर्सपेक्टिव, मसला सेम है, सोचने का अंदाज समझ रहे क्या है, नहीं समझ रहे, अभी फर्क क्लियर नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। गुड्स विद शॉर्ट शेल्फ लाइफ का मतलब होता है 2-4 दिन की एक्सपायरी डेट होना। शेल्फ का मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में शेल्फ के ऊपर चीजें लिखी होती है ना, कुछ चीजें लगी होती हैं, कुछ चीजें चंद दिनों में एक्सपायर हो जाती हैं, कुछ महीनों पड़ी रहती हैं, एक्सपायर नहीं होते। शैम्पू वगैरह महीनों पड़े रहे, एक्सपायर नहीं होते। वो दालें शाले जो होती है, वो बाजुकात मसाले वगैरह होते हैं, खाने वो ब्रेड वगैरह, शॉर्ट शेल्फ लाइफ एक्सपायर। बिजनेसमैन का रिस्क क्या है, पेरिशेबल गुड्स कैन एक्सपायर और पेरिशेबल गुड्स स्पॉइल हो सकती है। ऑडिटर का रिस्क देखे क्या होगा, क्या ये होगा स्पॉइल हो सकती है? वो मेरी तरफ से कह रहा सारी इन्वेंट्री स्पॉइल हो जाए, मेरा रिस्क क्या है, अगर स्पॉइल हो गई एनआरई पे रिकॉर्ड नहीं की होंगी, ये इस वजह से परेशान है। ये क्या है, एक्सपायर हो सकती हैं, ये कहता है मेरी बला से हो जाए, लेकिन मसला क्या, अगर होगी तो एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा, ये रिस्क है मेरा। फिर मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ, ये बिजनेसमैन का रिस्क क्या है, मैनुअल वर्क डिले हो सकता है, इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उसका ये है, हमारा बिजनेस की एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी अगर मैनुअल वर्क होगा, स्लो डाउन हो जाएगी, इसका ये रिस्क है। ऑडिटर का रिस्क क्या है कि मैनुअली ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, टाइपिंग करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स आ सकते हैं, गलतियां आ सकती है। सेल्स 100 की बजाय 1000 की कर दी होगी या 10 की कर दी होगी। सोच समझ रहे हैं, सोच थोड़ा सा फर्क है, फैक्टर एक ही है लेकिन एक्सप्लेनेशन में फर्क है ना। आगे चलते हैं, अगली कैटेगरी क्या है, पुअर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पुअर है, मतलब बिजनेसमैन क्या सोच रहा है,
कह रहा है एक ही पर्सन सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो हाँ इसके लिए हो सकता है इसमें ज्यादा रिस्क ना हो, लेकिन चूंकि हमने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बिजनेसमैन ये समझ रहा होगा अच्छा एक ही बंदा 4-5 काम कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, सस्ते में काम हो रहा है। लेकिन जो कि एक्सप्लेन में से रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस रिस्क एग्जाम में एक्सप्लेन करना था, हम क्या सोचेंगे, एक ही बंदा बहुत से काम कर रहा है, हाँ फ्रॉड कर सकता है, वो बिजनेस को कैप्चर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी एरिया का नाम नहीं लेना बिजनेस रिस्क में, किसी असर्शन का नाम नहीं लेना बिजनेस रिस्क में। जबकि यहां पे क्या हो सकता है, वो जिस एरिया में भी वो सारे काम कर रहा है उसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मल्टीपल एरियाज में मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। अच्छा ये काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन स्टिल उसने यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोकस किया, इधर नहीं किया। इंप्लीमेंटिंग ए न्यू ईआरपी या सिस्टम, न्यू आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। बिजनेसमैन का क्या रिस्क है कि हाँ कि हमारे पास न्यू सिस्टम को टैकल करने के लिए ट्रेन स्टाफ नहीं होगा, नया सिस्टम कैसे चलेगा, सिस्टम तो हमने लगा दिया, उसकी ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करें, और ऐसा ना हो कहीं कोई ट्रेंड पर्सन हमारी कंपनी छोड़ के चला जाए। ठीक है, नया सिस्टम है तो एम्प्लॉयज को भी तो ट्रेन करना है, सिर्फ सिस्टम ले आना काफी नहीं होता, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होता है, तो एम्प्लॉयज को भी तो ट्रेन करना है। बिजनेसमैन का रिस्क क्या है, बिजनेसमैन क्या सोच रहा होगा कि एम्प्लॉयज हमारे अनट्रेन्ड होंगे, वो कहीं सिस्टम को गलत इस्तेमाल ना करते, या कोई ट्रेंड एम्प्लॉय छोड़ के ना चला जाए जिससे हमारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, सिस्टम रुक जाएगा। बिजनेसमैन के जहन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं क्या? उसके जहन में बिजनेस है, उसके जहन में प्रॉफिट है, उसके जहन में अपने ऑपरेशंस है। ऑडिटर क्या सोच रहा होगा, भाई ये जो पुराने सिस्टम से रिसीवेबल और पेएबल्स के और दूसरे फिक्स एसेट इन्वेंट्री के बैलेंसेस न्यू सिस्टम में शिफ्ट किए गए हैं ना, ये गलत होंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट का रिस्क है। बताइए ये रिस्क एट असर्शन लेवल होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? रिस्क एट असर्शन लेवल होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? कौन सा रिस्क होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्यों भला? क्योंकि ये किसी एक एरिया में गलती नहीं होगी। देखिए सारे का सारा पूरा पुराना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिस्टम नए पे ला रहे हैं, तो एक एरिया में थोड़ी गलती हो, क्या सिर्फ डेटर्स के बैलेंस गलत होंगे? क्रेडिटर के भी हो सकते हैं, इन्वेंट्री के भी हो सकते हैं। भाईजान वो चाय का कहा तो नहीं आपने, हैं? हाँ जी, ओके ओके ओके। सलीम भाई नहीं है, सलीम भाई तो 1 मिनट में ले आते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ये किसी की बददुआ लगी मुझे, ये लगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी वेयर हाउस स्टोरेज। क्या थर्ड पार्टी में स्टॉक हो सकता है थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में? बिजनेसमैन क्या सोच रहा होगा, कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं कैसी इन्वेंट्री रखी होगी, पता नहीं बारिश हुई है रात को उसने उसे सिक्योर किया होगा कि नहीं किया होगा, उधर पड़ी पड़ी खराब ही ना हो जाए इन्वेंट्री, प्रॉपर मेंटेनेंस, चोरी ना हो जाए, शाबाश। और ऑडिटर का क्या रिस्क होगा, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब बिजनेसमैन को पता है मैंने डील किया, इन्वेंट्री परचेज किया, उधर क्या एग्जिस्ट कर रही है। ऑडिटर सोच रहा है पता नहीं थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है भी कि मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ रिपोर्ट किया कि तो ये एरिया कौन सा, इन्वेंट्री, असर्शन कौन सी, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस। भाई कुछ कुछ समझ आई बात की? नहीं आई समझ अभी भी नहीं। नेक्स्ट, हाई वॉल्यूम ऑफ वीकेंड कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन बहुत ज्यादा, एंड याद है रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल थी। बिजनेसमैन का रिस्क क्या है, यह एम्प्लॉइज के पास है, सुबह के टाइम पे सारी सेल होती ना तो बैंक में जमा करवा देते, हम सिक्योर हो जाते। ये एम्प्लॉइज के पास है, ये खतरे वाली बात है, एम्प्लॉइज कहीं लेके भाग ही ना जाए, चोरी ना हो जाए, एम्प्लॉय ही फ्रॉड ना करके भाग जाए। ऑडिटर का भी
मिलता जुलता रिस्क है, लेकिन ऑडिटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? खर्च कैश था कि अगर चोरी हो गई तो रिकॉर्ड हुई हो। अगर ऑडिटर ईयर एंड पे जाके कैश पूरा कर लेना, मौजूद तसल्ली कर ले मौजूद है पूरा है, ऑडिटर का रिस्क जीरो हो गया। समझते हैं? 31 दिसंबर को ऑडिटर ने मिलियंस का कैश पड़ा हुआ था, लेकिन 31 दिसंबर को रात 12 बजे जाके ईयर एंड पे ऑडिटर ने कैश काउंट कर लिया, पूरा था। ऑडिट रिस्क क्या हो गया? वो खत्म हो गया, उसकी तसल्ली हो गई, उसने कहा यही है बैलेंस। बिजनेसमैन का 12 बजे ऑडिटर का रिस्क खत्म हो गया, 12:30 बजे बिजनेस रिस्क अभी भी है, ऑडिटर रिस्क नहीं है। बिजनेसमैन अभी भी जाके सोच रहा होगा यार चोरी ना हो जाए, पैसे पड़े हुए उधर, रात को कोई डकैती ना हो जाए। पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं? नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट डिस्काउंट और प्रमोशन। बहुत से डिस्काउंट या प्रमोशंस दी गई हैं। अब फर्ज करें डिस्काउंट प्रमोशन को रहने दे, प्रमोशन सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर फोकस कर, इसको थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके बताता हूं। फ्रीक्वेंट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, बिजनेसमैन का रिस्क क्या है? हाँ, पैसे कम आएंगे, शाबाश। अब सोचना शुरू है लाइन पे, मेरी इनकम स्ट्रीम कम हो जाएगी, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। जबकि ऑडिटर का क्या रिस्क है? ऑडिटर कहता है खर्चे जितने मर्जी हो, मेरे को टेंशन ये है डिस्काउंट ज्यादा देने से एनआरवी से कॉस्ट से कम तो नहीं हो गई। अगर एनआरवी कॉस्ट से कम हो गई है तो उसे राइट डाउन करो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो। फर्क समझ? ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेंज करिए, कट ऑफ की बजाय वैल्यूएशन की तरफ ले जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना प्रमोशन को चेंज कर दिया, इस रिस्क को थोड़ा सा चेंज कर दिया। प्रमोशन वाला नहीं उसने कोई पूछा, मेरे जहन में नहीं आ रहा किसी केस स्टडी में पूछा होगा तो तब एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, फ्रीक्वेंट डिस्काउंट वाला उसने कई दफा पूछा, मैं समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंट डिस्काउंट देना क्या बिजनेस रिस्क है? कैसे बिजनेस रिस्क है? रेवेन्यू कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और इसमें ऑडिट रिस्क क्या? ये है प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ऑडिटर का मुझे प्रॉफिट से 1 रुपया नहीं मिलना मेरी बला से, मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने से उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम ना हो जाए, अगर हुई है तो उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। इसका फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका फोकस बिजनेस है, प्रॉफिट है, ऑपरेशंस है। समझ रहे? 2 कैटेगरीज हो गई। अब मुझे बताएं बाकी की कैटेगरीज आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, समझ आ जाएगी? नहीं पढ़ सकते आप? नहीं। हाँ, ना हुआ तो मेरे से पूछेंगे, शाबाश शाबाश। चलें, अच्छा मुझे ये बताइए कि डिपेंडेंस ऑन फ्यू बिग कस्टमर, ये कैसे बिजनेस रिस्क है? कस्टमर छोड़ के चला गया, हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, हमारा फ्यूचर का रेवेन्यू डाउन चला जाएगा। और इसका क्या रिस्क है? गोइंग कंसर्न। हाँ, और अगर कोई बड़ा कस्टमर था वो बैंकरप्ट हो गया तो डेटर्स में भी रिस्क है। हाँ, और अगर वो कोई स्पेशल किस्म की इन्वेंट्री उसके लिए बनती थी तो डेटर के साथ साथ इन्वेंट्री में भी रिस्क है। ने अच्छा, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिजनेसमैन क्या सोच सोच के परेशान हो रहा होगा, या घाटे पे बेचना पड़ेगा। बिजनेसमैन क्या सोच के परेशान हो रहा है? इन्वेंट्री को कंपटीशन ज्यादा है ना, घाटे पे इन्वेंट्री बेचनी पड़ेगी। और ऑडिटर उसी चीज के बारे में क्या सोच रहा है? इसको एनआरवी पे राइट डाउन करो, इसको एनआरवी पे राइट डाउन करो। सोच का फर्क देखें, वो उसका बिजनेस तबाह हो जाए, इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करें, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक रहे। ओके सर। प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज, प्रोडक्ट की सही क्वालिटी नहीं है, इंजरीज हुई हैं लोगों की। बिजनेसमैन क्या सोच के परेशान हो रहा है? नाम खराब हो रहा है, लोग हमारे खिलाफ केस कर देंगे। ये कह रहा है नाम खराब सारे का सारा भी हो जाए, मेरे को टेंशन नहीं, क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती नहीं। और अगर लीगल केस है तो फिर क्या करे? प्रोविजन रिगार्ड करो,
उसको रात को नींद नहीं आएगी, सुबह अदालत में पेशी है, और ये क्या कहेगा, अब प्रवीण बस वकील से पूछ दिया कितना खर्चा होगा, बस कितनी केस हारे तो कितना, वो प्रवीण रिकॉर्ड बस खत्म। सोच का फर्क समझ रहे हैं। एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, यार कहीं एडवर्स मूवमेंट ही ना हो जाए, पैसे लेने हैं तो ये ना और चेंज हो रेट और कम मिले, पैसे देने हैं तो ना रेट चेंज हो और ज्यादा, एडवर्स मूवमेंट। ऑडिटर क्या सोच रहा है, वो कह रहा है मेरे को टेंशन नहीं, चाहे रेट कम हो चाहे ज्यादा हो, मेरे को तो सिर्फ यार जो भी रेट है उसके मुताबिक अपडेट कर दो, ये रेंट में ट्रांसलेशन रेट के मुताबिक करो, कम है कि ज्यादा मेरे को ये टेंशन नहीं, जो भी रेट है वो कर दो। फर्क समझ रहे कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके ये थोड़ा थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है, ये आपके एक और सब्जेक्ट में भी काम आता है, बिजनेस रिस्क, अगर ये आप सही तरीके से इसको स्टडी कर लेंगे। सीजनल आर ये बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस, उसमें एक रिस्क का टॉपिक है, उसमें यहां पढ़ लिया वहां काम आ जाएगा, वहां पढ़ लिया यहां काम आ जाएगा। हाँ लेकिन आपने ना वहां पढ़ना है ना इधर पढ़ना नहीं पढ़ना है इंशाल्लाह जरूर पढ़ना। सीजनल और वोलेटाइल डिमांड सीजनल है, बिजनेस रिस्क क्या है, हाँ सेल्स फ्लक्चुएट कर सकती है, अगर सीजन खत्म होने वाला हुआ तो सेल लगानी पड़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑफर करने पड़ेंगे, सीजन चेंज होने से डिमांड कम हो जाएगी, ये सोच के परेशान है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। और ऑडिट रिस्क में क्या होगा, रेवेन्यू को सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो सकता है सीजन के एडवांस ऑर्डर आगे हों, अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है, या इससे भी बड़ा रिस्क सीजन गुजर चुका है, बाद में जो इन्वेंट्री है उसको राइट डाउन करना है। बिजनेसमैन परेशान है, सीजन गुजर गया, चीजें सारी सेल ना हुई ना तो बेकार पड़ी रहेंगी, घाटा नुकसान हो जाएगा। ऑडिटर क्या सोच रहा है, वकूआ एक ही है, वकूआ देखें एक ही है, सोच डिफरेंट है, शाबाश। तो बिजनेसमैन की सोच को पहुंचे हैं, ये है बिजनेसमैन की सोच, ये क्या है ऑडिटर, ये ऑलरेडी आप में है, इसको थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे बस डेवलप करना है, वो ज्यादा नहीं। पढ़ लेंगे आगे मजीद। आपको अगर कोई क्वेश्चन भी होम असाइनमेंट में दे दिया जाए, एक तो असाइनमेंट ये आपने इसको रीड करना है, एक पेज मैंने पढ़ा दिया, आधा पढ़ा दिया, आधा आपने रीड करना है, कर ही लेंगे, समझ भी लेंगे, जो ना समझ आए आपने उसको हाईलाइट कर लेना है और मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी, वो होम असाइनमेंट आपने जरूर करनी है, वो मैं पहले क्वेश्चन को देख लूं सेलेक्ट करके ना, जो एक हल्का सा, अब मेरा ख्याल था आप शायद नहीं समझ पाएंगे, तो इनिशियली मैं आपको इजी क्वेश्चन देना चाह रहा था बिजनेस रिस्क का, लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग मॉडरेट है तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो जाए, या ऐसा करते हैं एक सिंपल रख लेते हैं, एक थोड़ा मॉडरेट रख लेते हैं। 2 दिन है ना आपके, कल छुट्टी है, 2 क्वेश्चन, एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, ये नया टॉपिक है ना, पुराना होता तो मैं एक दिन में आपको 3 क्वेश्चन भी दे देता, आप ना बोलते, लेकिन नया टॉपिक है ना तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन बहुत है, नया टॉपिक है ना सोचना भी होता है, पुराना टॉपिक हो तो सोचने की जरूरत नहीं, ठक 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 करना है, वो तो एक दिन में 3-4 क्वेश्चन भी निमट जाते हैं, नया नहीं होती। मुझे एहसास है, आपका एहसास है, हाँ रिस्क तो नहीं राइज हुआ आपका, क्या आइंदा पुराने टॉपिक के सर 3-4 क्वेश्चन देने का सोच रहे हैं, नहीं है, हाँ शाबाश, मेरा ऐसे ही सोच। चलिए आज का लेक्चर यहाँ, अच्छा आपने इसको रीड कर लेना है, एक एक रिस्क को समझना है और असाइनमेंट को रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।